हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी साइनिंग इन टू माई चैनल एस्पिरेशन। ये सीडीपी सीरीज़ है जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, वेदर इट इज़ सीटेट और एनी अदर स्टेट टेट। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट थ्योरी विच इज़ जीन पियाजे थ्योरी। और ये सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में कंपल्सरीली पूछी जाती है। सो प्लीज़ पे अटेंशन वाइल लिसनिंग दिस थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन पियाजे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। जीन पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है बिकॉज इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी एमिनेंट वर्क किया है। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। सेकेंडली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होता है, हमारी सोच, हमारे ज्ञान से रिलेटेड होता है। थर्ड, इन्होंने कहा बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे जो होते हैं छोटे साइंटिस्ट होते हैं, वो चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। जीन पियाजे जो थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। मींस उनका ये मानना था कि बच्चे जो हैं अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपना नॉलेज खुद बिल्डअप करते हैं। एंड द अदर पॉइंट इज चाइल्ड डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस। जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज है में होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज मीन्स बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक साथ पूरा फुली मैच्योर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चा 3 मंथ्स में टर्निंग सीखता है, नेक होल्डिंग फिर 4th 5th मंथ में सीखता है, 8th 9th मंथ में क्रॉलिंग सीखता है, देन लेटर ऑन 1 ईयर में वो स्टैंड करना सीखता है, वॉकिंग सीखता है। दैट्स इट। ठीक, तो बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस में हो रहा है। इट्स अ डिसकंटिन्यूअस सीरीज में चल रहा है। ठीक है। अब क्या कहा, एवरी चाइल्ड थिंक डिफरेंटली। सारे बच्चे अलग अलग तरह से सोचते हैं और अलग अलग तरह से वर्क भी करते हैं। सबका बॉडी टाइप अलग है। ठीक है। हम हर बच्चे को एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर दें तो वो गलत होगा, बिकॉज़ हर एक बच्चे में डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, हर एक बच्चे की कैपेसिटीज़ अलग हैं, हर एक बच्चा डिफरेंटली थिंकिंग रखता है। ठीक है। हर बच्चा अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से नेचर को एक्सप्लोर करता है। तो हर बच्चा एक डिफरेंट पर्सन है। ठीक है। हमको हर बच्चे के लिए अलग थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की नॉलेज को एनहांस करने के लिए अगर कोई चीज़ हेल्पफुल है तो अदर स्टूडेंट पे भी वही ट्रिक, वही हमारा नॉलेज काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंटली वर्क करता है, हर बच्चे की थिंकिंग डिफरेंट है, तो हमें हर बच्चे को डिफरेंट वे में ट्रीट करना है। अब जब हम जीन पे आगे बढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ टर्म्स जो हैं, 4 टर्म्स हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी से क्लोजली रिलेटेड हैं। और अगर हम ये टर्म्स नहीं समझेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। बिकॉज ये जो 4 टर्म्स हैं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं हमसे पूछ ली जाती हैं, और अगर हमें इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हम स्टक हो जाएंगे किसी क्वेश्चन। बिकॉज हमारा एक अल्टीमेट एम ये नहीं है कि हमको एग्ज़ाम में बस स्कोरिंग करनी है, हमको नॉलेज भी चाहिए ना। नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब हमें प्रॉपर वे में कोई चीज़ होगी तो हम लॉन्ग लाइफ उस चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हैं। रटने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमको एग्ज़ाम में बैठना है। कोई स्ट्रेट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं अब। और अगर हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो लेट्स फोकस ऑन दीज 4 पॉइंट्स। तो पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है, इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग पॉकेट्स हैं इंफॉर्मेशन के। ठीक है। जहाँ पे हमारी स्कूल से रिलेटेड नॉलेज अलग है, हमारी घर से रिलेटेड नॉलेज अलग है, हमारी प्लेग्राउंड से रिलेटेड नॉलेज अलग है। ठीक है। स्कीमा क्या है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। हमें दुनिया की कितनी जानकारी है, दिस इज स्कीमा। ठीक है। एसिमिलेशन क्या है, जब न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है हमारे ब्रेन में
तो दैट इज़ एसिमिलेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको हमारे सामने किसी ने पेंसिल प्रेजेंट की, ठीक है, और हमको बताया कि दिस इज़ पेंसिल। तो हमारे एक बच्चे को किसी ने बताया, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे नहीं पता व्हाट इज़ पेंसिल, व्हाट इज़ इरेज़र, ठीक है, उसके सामने पेंसिल प्रेजेंट की और उससे कहा कि दिस इज़ पेंसिल बेटा, ठीक है। तो बच्चे ने देखा ओके इट्स पेंसिल, ठीक है, बच्चे के तो दिस इज़ एसिमिलेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन में ऐड ऑन हो गई, दिस इज एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन क्या है, बच्चे ने देखा मार्कर रखा हुआ, बच्चे को पता चल गया व्हाट इज पेंसिल, ठीक, फिर बच्चे ने देखा कि मार्कर रखा है, ठीक है। अब बच्चे को तो नहीं पता है ना कि इट्स मार्कर, बच्चे ने कहा कि ये तो पेंसिल है भाई। तो पेंसिल कैसे, बच्चे ने कहा पेंसिल है, तो हमने उसे बताया कि नहीं बेटा दिस इज़ नॉट पेंसिल, दिस इज़ अ मार्कर, ठीक। तो बच्चे ने अपने ब्रेन में एडजस्टमेंट की, मॉडिफाई किया प्रायर नॉलेज को कि यार ये इस तरह की जो होती है वुडन वाली ये पेंसिल होती है, और इस तरह का जो मोटा सा होता है और कलरफुल काइंड ऑफ होता है ब्लैक या वाइट, तो वो क्या होता है, वो हमारा मार्कर होता है। तो उसने मॉडिफाई किया, अपने माइंड में एडजस्टमेंट की, ठीक है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस, जब बच्चे को पता चला कि ये पेंसिल है एंड दिस इज़ मार्कर, ठीक है, पहले बच्चे को पता था ये पेंसिल है लेकिन उसको मार्कर की नॉलेज नहीं थी, उसने मार्कर को भी देख के पेंसिल बोल दिया, ठीक है। तो वो एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ गया। अब उससे बच्चे का माइंड इम्बैलेंस हो गया, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बच्चा दोनों चीज़ को पेंसिल बोल रहा है जबकि एक पेंसिल है एक मार्कर है, ठीक है। तो जब हमने बच्चे को बताया कि बेटा नहीं ये पेंसिल है एंड द अदर वन इज़ मार्कर, ठीक है, जो ये मार्कर है मोटा वाला, तो बच्चा इक्विलिब्रियम में आ गया, मीन्स एक स्टेट ऑफ बैलेंस हो गया, ठीक है, उसका माइंड एक बैलेंस की सिचुएशन में आ गया। अब जब एसिमिलेशन, जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने की बात की जाए तो वो एसिमिलेशन होगा। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ट्विस्ट करेगा, बट कुछ टर्म्स अगर स्पेसिफिक आप पकड़ के चलेंगे ना, अगर ये चीज़ मुझे, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आपको इतना ईजी नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं प्रॉपर वे में, तो आप ऐसे लेके चलिए। मैं एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ कि एसिमिलेशन क्या है, कि आपने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, ठीक है, दिस इज एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन क्या है, जब कोई कहे मॉडिफाई, मैनिपुलेट और एडजस्ट, जब ये तीन वर्ड्स यूज़ हों तो समझ लेना, तुरंत माइंड में क्लिक कर लेना कि एकोमोडेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। अब एसिमिलेशन हमें बताया गया कि दिस इज़ पेंसिल, ठीक, हमने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम, अभी हमारा माइंड बैलेंस की सिचुएशन में है। अब हमारे सामने न्यू सिचुएशन क्या आई, हमने मार्कर देखा, ठीक है। अब हमने मार्कर को भी पेंसिल बोल दिया, तो अब हम डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। मीन्स हमसे बताया गया ये बेटा ये पेंसिल नहीं है, मार्कर है, ठीक है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक। तो हमने अपने माइंड में अब एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया कि भाई ये पेंसिल है, वुडन वाली पेंसिल है, और ये जो प्लास्टिक सा है ये मार्कर है। तो हमने अपने माइंड में एडजस्टमेंट्स किए, तो ये क्या हो गया, ये एकोमोडेशन हो गया। ओके, नाउ आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। अब है फोर फैक्टर्स। जब जीन प्याजे की थ्योरी की बात होती है तो पीपल यूज टू लर्न ओनली स्टेजेस, ठीक, लोग स्टेजेस के बारे में पता कर लेते हैं, फैक्टर्स को अवॉइड कर देते हैं, बट फोर फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीन प्याजे की थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्हें भी अच्छे से समझें। पहला है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है, रेडीनेस टू लर्न, ठीक। अब मैच्योरेशन क्या है, परिपक्वता। मैच्योरेशन में होता ये है कि अब बच्चा हमारा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, ठीक, अब हम उसे साइंस की थ्योरीज एक्सप्लेन करने लगें तो हमारे बच्चे को कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, बिकॉज वो रेडी नहीं है लर्न करने के।
मीन्स ऐसा नहीं है कि वो चाह नहीं रहा है, वो चाहे चाहे भी तब भी उससे होगा नहीं, बिकॉज उसका माइंड उतना मैच्योर नहीं है, उसकी बॉडी इतनी मैच्योर नहीं हुई है, वो इतना परिपक्व नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सके। ठीक है। और इसी तरह जब हमारा बच्चा 4 मंथ्स का है, अगर हम उसे वॉकिंग करना स्टार्ट करवा देंगे तो वो सीख पाएगा, उसकी बॉडी और ख़राब हो जाएगी उससे तो। ठीक है। तो मैच्योरेशन मीन्स रेडीनेस टू लर्न, कि बच्चे को वही चीज़ सिखाई जाए जो उसके परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सपीरियंस। इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है एक्टिविटी करके सीखेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को बता दिया 2+2=4 तो बच्चा रट लिया तो हो गया काम। नहीं, बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा। उसको हमने पहले 2 ब्लॉक्स दिए, फिर अगेन हमने उसको 2 ब्लॉक्स और दिए। ठीक है। फिर उससे हमने कहा कि बेटा काउंट करो टोटल कितना हुआ, देन ही विल काउंट। ठीक है। उसने काउंट किया, इट्स 4। ठीक, तो वो उसने कुछ किया ना, तब उसने नई चीज़ सीखी। तो बच्चा एक्सपीरियंस मीन्स बच्चा एक्टिविटी कुछ करके सीखेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसने रट्टू तोते की तरह देख लिया, लर्न कर लिया, उसने सीख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉइंट इज सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन को जीन पियाजे ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, दो बहुत लेस इम्पोर्टेंस दी है सोशल इंटरेक्शन को। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखेगा। ठीक है। इसको इतनी इम्पोर्टेंस जीन पियाजे ने नहीं दी है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है। अब इक्विलिब्रेशन। ठीक है। इक्विलिब्रेशन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी। अब इम्बैलेंस से बैलेंस की ओर जो जाने की सिचुएशन है, दैट्स इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मीन्स हमारा माइंड जब इम्बैलेंस में, जब बच्चे ने देखा कि मार्कर को भी उसने पेंसिल बोला तो उसका माइंड इम्बैलेंस में। ठीक है। तो जब हमने उसे बताया कि नहीं बेटा इट्स मार्कर, ये जो प्लास्टिक जैसा है ये मार्कर है, जो वुडन वाली है वो पेंसिल है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी की तरफ गया। तो दैट्स इक्विलिब्रेशन। ठीक है। अब लेट्स कम टू द स्टेजेस। अब जो स्टेजेस हैं ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जीन पियाजे की थ्योरी में, और इतनी कोई आप अगर इजीली जो मेरे टर्म्स गिवन हैं इसको अगर फोकस करते हुए चलेंगे तो मैंने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर रखे हैं। एग्ज़ाम में स्ट्रेट क्वेश्चन भी कभी कभी फंस जाता है, तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप इजीली अच्छे नंबर, फुल मार्क्स स्कोर करेंगे जीन पियाजे में। वो मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। रटने से ज़्यादा ट्राई करिएगा कि यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके। अब स्टेज 1, सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये स्टेज जो है 0 से 2 इयर्स है, मींस बर्थ टू 2 इयर्स चलती है ये एज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने सेंसेस से सीखता है। बच्चे हमारे कितने 5 सेंसेस हैं ना हमारे, आइज़, नोज़, टंग, स्किन और ईयर। तो ये जो है हमारे सेंसेस हैं, तो बच्चा जो है इन सेंसेस से सीखता है। ठीक, तो इस स्टेज में क्या होता है, सेंसेस आर द टीचर्स। हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज़ आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस में जब बच्चा 9 से 11 मंथ्स का होता है, 9 से 11 महीने का होता है, इस इस फेज तक आते आते बच्चे के माइंड में वस्तु स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, 9 to 11 मंथ्स में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जब अगर इसमें क्या है कि हमने अगर बच्चे को टेडी दिखाया, फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को टेडी बियर या डॉल दिखाई, ठीक, फिर हमने उसको छुपा दिया, तो बच्चा उस चीज़ के लिए रोएगा, बिकॉज बच्चे को अब पता चल गया है कि ये चीज़ जब मेरे सामने है तो चाहे हमने छुपा भी दी तो, लेकिन वो है, वो मतलब कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, बस इन्होंने मुझसे छुपा दी है। तो बच्चा उस चीज़ को मांगेगा और रोएगा उसके लिए। अब 9 महीने से पहले की सिचुएशन में क्या है कि अगर हमने बच्चे को टेडी दिखाया, कोई टॉय दिखाया, फिर हमने उसको उससे हाइड कर दिया, तो बच्चा उसको भूल जाता है। बच्चे को लगता है अगर वो सामने नहीं है तो वह एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। बट
9 महीने तक आते आते बच्चे को पता चल जाता है, चाहे वो चीज़ सामने नहीं है, वो हमसे मेरे सामने नहीं है लेकिन मुझे दिखाई गई थी, अब वो मुझसे छुपा ली गई है। ठीक, तो बच्चा उस चीज़ के लिए रोता है। तो इसे कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड विल नॉट बी देयर। ठीक, और 9 महीने से 11 महीने तक आते आते बच्चे को पता चल जाता है, अगर मेरे सामने नहीं भी है तो भी वो चीज़ एग्जिस्टेंस में है। फॉर एग्जांपल, जब हम छोटा बच्चा होता है 9 महीने से पहले, तो अगर उसके सामने हम कर्टेन के पीछे छुप जाते हैं और फिर एकदम से कर्टेन हटा के फेस दिखाते हैं, तो बच्चा खुश होकर स्माइल करता है। ठीक है, उसको लगता है कि क्या कहते हैं, ये कहीं चली गई थी अब आ गई। ठीक, तो वो खुश हो जाता है। बट जब 9 महीने से 11 महीने तक आते आते बच्चे इस चीज़ में इतना वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। अभी कोई आपके सामने ऐसे करे तो आपको स्टूपिड लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहा है, इडियोटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वही। अब डिफर्ड इमिटेशन में कहा गया है कि बच्चा नकल करके सीखता है। ठीक है, हमने बच्चे के सामने कुछ किया, ठीक है, हमने अगर बच्चे के सामने क्लैपिंग की तो बच्चा क्लैपिंग करेगा। अगर बच्चे ने डॉग को देखा, डॉग भाव भाव करता है, तो बच्चा इमिटेट करने की कोशिश करता है भाव भाव करके। अगर उसने कैट देखी और म्याऊं किया, तो बच्चा देखेगा कैट म्याऊं करती है तो बच्चा भी म्याऊं करता है। ठीक, तो डिफर्ड इमिटेशन, बच्चे में नकल का गुण आ जाता है। अब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। इस एज में बच्चा ग्रास्पिंग रूटिंग रिफ्लेक्सेस करता है। ग्रास्पिंग मीन्स बच्चे के अगर हाथ में आप अपनी फिंगर पकड़ाएंगे तो बच्चा उसे होल्ड करता है, दिस इज ग्रास्पिंग। ठीक है, और रूटिंग रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, बच्चे के अगर राइट चीक पे आप थपथपाते हैं तो बच्चा अपना चीक टर्न कर लेता है। ठीक है, दिस इज रूटिंग रिफ्लेक्सेस। अब स्टेज 1 में ही, सेंसरी मोटर स्टेज में ही गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाता है बच्चे का। अब बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो उसके फ्यूचर में यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल, बच्चा लेटता है तो अपने लेग्स जो है वो साइकिलिंग जैसे करते हैं वैसे करता है। ठीक है, तो वो चीज़ आगे कहाँ पे यूज़ होती है, पैडलिंग में। ठीक है, जब बच्चा साइकिलिंग सीखता है तो जैसे पैडल चलाते हैं वैसे करता है। उस एज में तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आते जब वो साइकिलिंग सीखता है तो वो वहाँ पे यूज़फुल हो जाता है। अब नेक्स्ट है स्टेज 2। इसमें क्या है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 से 6 वर्ष तक चलती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा इलॉजिकल रीजनिंग करता है। बच्चा उल्टे सीधे वो तर्क करता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा देखेगा चांद गोल है, ठीक है, मेरी बॉल भी गोल है, तो मेरी बॉल ही चांद है। ठीक है, तो इलॉजिकल रीजंस देता है। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, बच्चा उल्टे फुल्टे यहाँ पे भी रीजंस देगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बच्चा देखा कि बच्चा ट्रेन चल रही है तो पेड़ भी चल रहे हैं, तो बच्चा कहता है कि पेड़ तो मेरे साथ साथ चलते हैं। तो ये हो गया ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इरिवर्सिबिलिटी, अब ये क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा इरिवर्सिबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स पलटावे का गुण नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा घर से स्कूल चला गया तो उसको स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं पता है, बच्चे को वो रास्ता नहीं पता है। अगर बच्चे को हमने आइस क्यूब पानी वो आइस क्यूब दे दिया, तो आइस क्यूब अगर मेल्ट हो गया और वाटर बन गया, तो बच्चे को नहीं पता है कि ये जो वाटर है ये फिर से आइस क्यूब बन सकता है, ये बच्चे को अभी नहीं पता है। सेंट्रेशन मीन्स बच्चा एक ही चीज़ पे फोकस्ड है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बच्चे को एक बॉक्स दिया जिसकी हाइट लंबी है, ठीक है, लेकिन दो कैपेसिटी 2 बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे समझिए 2 बॉक्सेस हैं, दोनों की कैपेसिटी वाटर होल्डिंग की सेम है, पानी रखने की जो क्षमता है दोनों की वो सेम है। ठीक है, बट एक की हाइट लंबी है, एक की विड्थ लंबी है। लेकिन बच्चे को क्या लगेगा, जिसकी हाइट लंबी है वो वो ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे में अभी सेंट्रेशन है, इस वजह से। और अगला है ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा। अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि
अगर बच्चे बच्चे में ये चीज़ होती है इस एज में कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो ये चीज़ इनको भी नहीं पसंद होगी। बच्चे में ऐसी ये चीज़ बच्चे में रहती है कि अगर ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है तो ये चीज़ इनके लिए भी ख़राब है। बच्चा खुद को सेंटर मान के चल रहा है, खुद पे फोकस्ड है। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लीजिए, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है जी? एनिमिज्म क्या है? सजीववाद। ठीक, बच्चे में ये है कि बच्चे में ये होता है कि कोई चीज़ जैसे कि बच्चे के पास डॉल है, टेडी बियर है, तो बच्चे को लगता है सब में जान है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी जान है, बच्चे को ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा चल रहा है और बच्चा टेबल से लड़ गया और बच्चे को चोट लग गई तो बच्चा रोने लगता है, और अगर मम्मा ने या उसके डैड ने आके टेबल पे मार दिया तो बच्चा खुश हो जाता है। बच्चे को लगता है मुझे चोट लगी थी तो मम्मा ने इसको भी मार दिया, इसको भी अब पेन हो रहा है। तो ये होता है एनिमिज्म। ठीक है। स्टेज 3, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलता है। 7 से 11 वर्ष की आयु तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे में अब बच्चा तर्क करने लगता है, बच्चे में लॉजिक डेवलप हो जाता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। बच्चे में लॉजिक डेवलप हो जाता है उन चीज़ों के बारे में जो उसके सामने प्रेजेंट हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ये लीफ है, ये स्टेम है, ये बच्चे को प्लांट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और बच्चे को बता रहे हैं इसमें पानी डालते हैं तो ये पौधा बड़ा होता है। ठीक है। तो बच्चा देख रहा है ना सामने पेड़, ठीक है, पौधा देख रहा है, धीरे धीरे उसे बड़ा होता हुआ देख रहा है, तो वो बच्चे के सामने प्रेजेंट है, तो बच्चा उसके बारे में लॉजिक लगा पा रहा है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ऐसे बड़ा होता है। ठीक। अब बच्चे में ट्रांजिटिविटी आ जाती है इस एज में। ट्रांजिटिविटी मीन्स, अगर हमने बच्चे से कहा ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए और सी में से कौन सा बड़ा है बताएं, तो बच्चा इजीली बता पाता है कि हाँ, जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए सबसे बड़ा होगा। तो बच्चा इजीली ये चीज़ बता पाता है। अब क्या है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है कि कंजर्वेशन में बच्चे को ये पता होगा कि अगर हमने उसके सामने 2 ब्लॉक्स रख दिए, ठीक है, चाहे उसकी हाइट या विड्थ कैसी भी है, ठीक है, लेकिन बच्चा समझ पाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 2 जार्स हैं, एक की विड्थ ज़्यादा है, एक की हाइट ज़्यादा है, बट दोनों की वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी सेम है, दोनों में पानी रखने की क्षमता बराबर है। तो इस एज में बच्चा आप समझ जाता है कि यार वो चाहे हाइट में लंबा है, ये चाहे विड्थ में लंबा है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी सिमिलर है। बच्चा इतना समझ जाता है इस एज में आके। रिवर्सिबिलिटी। अब क्या रिवर्सिबिलिटी में क्या है नेक्स्ट, अगर बच्चा घर से स्कूल चला गया तो स्कूल से भी घर आ जाता है, क्योंकि अब उसको चीज़ें रिवर्स होना पता है कि अगर आइस से वाटर से आइस बना तो आइस से वाटर फिर से बन जाएगा। ठीक है। इसमें कोई बिग डील नहीं है, बिग इशू नहीं है। ठीक। सीरिएशन आ जाता है। सीरिएशन मतलब अब बच्चा क्रम में चीज़ें लगाना सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा बच्चा अब लगा लेगा। ठीक है। स्टेज 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये क्या है, 11 वर्ष और उससे ऊपर की आयु, 11 ईयर्स एंड अबव। ठीक। अब इस एज में आते आते बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाता है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इससे प्रायर स्टेज में क्या था कि बच्चा स्टेज 3 में क्या करता था कि कंक्रीट, जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, उसमें बच्चा क्या कर रहा था कि लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा था कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो उसके सामने प्रेजेंट है उनके बारे में सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग लगा पा रहा था। लेकिन अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते आते बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब अपनी तर्क और अपना दिमाग उस चीज़ों के बारे में भी लगा पाता है जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस एज में आते आते हम बच्चे को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, एयर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। बच्चा दो, अब एयर क्या है,
एयर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन, ये सब उसके सामने दिख तो रही नहीं है ना बच्चे को, हम देख तो सकते नहीं है ना, वी कैन एयर को क्या हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, नो वी कैन ओनली फील इट। तो अब लेकिन इस एज में आके बच्चा लॉजिकल ऑपरेशंस किन चीज़ों के बारे में लगाता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, ठीक, जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है लेकिन होती हैं, तो उसके बारे में भी बच्चा लॉजिकल ऑपरेशंस कर लेता है। अब इस एज में आते आते बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, हाइपोथेसिस लगाने लगता है बच्चा। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स अगर हमने बच्चे को कोई रूल बताया तो वो उससे क्या कहते हैं, एक कोई फॉर्मूला हमने बच्चे को दे दिया तो वो बच्चा उससे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है। इस एज में आते आते बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, मीन्स अब उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, अब उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ सब बढ़ चुकी हैं, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया है, ठीक। लेकिन ये अच्छे से याद रखिएगा कि इस स्टेज तक सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, जिनका जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, वो बच्चे इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, अब हम उसको हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ी ना पढ़ाएंगे, उनको डे टू डे डेली लिविंग एक्टिविटीज़ ही बेचारे वो बच्चे सीख लें, ठीक है। तो वही उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और जो ये स्टेज है ये बहुत ही क्रूशियल है, ये और हर बच्चा यहाँ तक पहुँचे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। वो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इस स्टेज को टच कर सके। अब आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम टीचर्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों को आगे चल के बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कुछ नया सिखाना है, ठीक। तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना कि हमने बच्चे को बस रटा दिया और हमने भी रट लिया एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो हमें हमारा एम वो नहीं है, हमारा एम है लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करना और उसे रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलना और प्लस उसे अप्लाई भी करना। अब यहाँ पे क्या होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में, प्याजे कहते हैं बच्चा जो है चीज़ें लर्न करता है, क्या करके, एक्टिविटी करके, बच्चा करके सीखता है, ठीक है। अगर बच्चे को हमने कोई चीज़ सिखानी है, अगर हमने बच्चे को फॉर एग्जाम्पल यही मैंने बताया था, अगर हमने बच्चे को सिखाना है 5+5=10 होता है बेटा, ठीक, तो हमने बच्चे को रटाना नहीं है कि 5+5=10 होता है, हमने बच्चे को ब्लॉक्स देने हैं, बच्चा खुद ऐड ऑन करेगा और खुद कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि हाँ 5+5 ये टोटल ब्लॉक्स हो गए 10, तो बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एज अकॉर्डिंग करिकुलम। हमने 4 फैक्टर्स में बात की थी कि मैचुरेशन होना चाहिए बच्चे में, रेडीनेस टू लर्न होनी चाहिए, ये यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि बच्चा अगर मैच्योर नहीं है, ठीक है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हमने करिकुलम नहीं प्लान किया है, हमने फर्स्ट क्लास के बच्चे को साइंटिफिक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम हाइड्रोजन नाइट्रोजन पढ़ाने लग रहे हैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को, तो वो उसके सर के ऊपर से बाउंसर चला जाएगा, उसे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो जब बच्चा उस एज में होगा कि वो उस चीज़ को प्रॉपरली समझ सके तब हम पढ़ाएंगे ना, ठीक है। जैसे हम जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा तब हम उसको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पढ़ाएंगे ना, हम उससे पहले तो पढ़ाने नहीं लगेंगे बच्चे को ये सब चीज़ें, फर्स्ट क्लास में तो पढ़ा नहीं देंगे कि बच्चे को समझ में ही ना आए ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो एज अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चे का करिकुलम। नेक्स्ट है लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। हमें बच्चे को सारे ऐसे मौके देने चाहिए कि जिससे बच्चा एक्सप्लोर करे, बच्चा नई चीज़ें सीखे, ठीक है। हमेशा ये होता है, जनरली सब इससे रिलेट कर सकेंगे कि जब भी हम लोग टीचर से अपने कोई क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, अभी भी बच्चे कुछ क्वेश्चंस अगर अराइज करते हैं तो टीचर्स को अगर लगता है कि ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन है तो टीचर यूज टू स्कोल्ड देम, ठीक है, टीचर उन्हें डांट देती है। तो ये कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है, कि बच्चे को अगर डांट देंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। तो हमें बच्चे को पूरा मौका देना है कि वो एक्सप्लोर करे, वो स्टूपिड क्वेश्चन करेंगे, बच्चे बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो वो
स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेंगे हमसे, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका देना है, उनको चीज़ों को खोजने का मौका देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लगेगा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, ये तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दीजिएगा हमारे बीच, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है? अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आजकल इंग्लिश भी यार हर फील्ड में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट है, हिंदी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आई विल नॉट से दैट। हर लैंग्वेज की अपनी अलग वैल्यू है, अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, बट इट्स वेरी गुड कि अगर आपको दोनों लैंग्वेज अच्छे से आती हैं तो, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करिए मेरे साथ भी थोड़ा कोऑपरेट करने की। हम लोग इंग्लिश इतनी बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोग इसे ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है? और बाकी हम अपनी तरफ से आई एम गिविंग माय बेस्ट कि चाहे इंग्लिश में ही पीपीटी हो, बट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स in a very easy way. So please, आई होप कि आप सब ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म आप तोड़ के पढ़िए, कंस्ट्रक्ट, कुछ कंस्ट्रक्ट करना। तो हमें बच्चे को ऐसे मौके देने हैं कि वो अपनी नॉलेज जो है वो खुद बिल्डअप करे, खुद कंस्ट्रक्ट करे, खुद करके सीखेगा बच्चा, ठीक है? तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है? बच्चे को हमें करके सीखने का मौका देना है, अपनी नॉलेज वो खुद बिल्ड करे, खुद कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है? सो दिस इज़ अ टॉपिक फाइनली। जो जीन प्याजे है वो थ्योरी ख़त्म हो गई है। आ, इस पीपीटी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एंड यू गाइस कैन टेक इट इजीली। और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई सजेशंस हों यू कैन ऑल्सो मेंशन इट। और अगर ये पीपीटी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ एस्पिरेशन, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।